आज का मेरा विषय है विशेषण। विशेषण हम जानते हैं कि एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति अर्थात यूँ कहें कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की उसकी विशेषताओं को व्यक्त करता है। हम यूँ कह सकते हैं कि हम जानते हैं जैसे कि संसार के सभी प्राणियों और जीवों में कुछ न कुछ गुण अवगुण पाए जाते हैं, या हम यूँ कहें कि प्रत्येक वस्तु का स्वाद, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था इत्यादि होती हैं। तो जो इन्हीं गुणों और अवगुणों को समझाता है, यानी कि सामूहिक रूप से जो इसकी विशेषता होती है वो ही विशेषण कहलाता है। यानी कि जो शब्द इन सारे शब्दों की विशेषता को बताएगा वही विशेषण कहलाएगा। जैसे शेर खूंखार होता है, हंस सुंदर पक्षी है, उस पेड़ पर आम लगे हैं। ऐसे वाक्यों में यह खूंखार, सुंदर और उस जो है वह एक विशेषण शब्द है, क्योंकि विशेषण शब्द हम जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब वो खूंखार विशेषण है, सुंदर भी एक विशेषण है, और उसके बाद जो है उसके अंतिम वाक्य में उस, ये भी एक विशेषण ही है, क्योंकि ये पेड़ की विशेषता बता रहा है, ये पक्षी की विशेषता बता रहा है, ये शेर की विशेषता को ये हंस की विशेषता को बता रहा है, ये शेर की विशेषता को बता रहा है। तो ऐसे ही ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के बाद एक दूसरा शब्द आता है जो कि विशेष्य कहलाता है। विशेष्य विशेषण की ही भांति एक ऐसा शब्द है जो विशेषण यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द अगर कोई विशेषण होता है तो हम यूँ कहते हैं कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे कि जिस भी किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द अगर विशेषण कहलाते हैं तो वही संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो है वो विशेषण की भाषा में विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है शेर खूंखार होता है, तो खूंखार हो गया उसका स्वभाव, यानी कि उसके अवगुण है वो, तो वो उसके विशेषण हो गए। परंतु किसकी विशेषता है ये? तो ये एक शेर की विशेषता है, तो यहाँ पर शेर जो है वो हो जा रहा है विशेष्य। ठीक उसी प्रकार अंबिका लंबी है, तो लंबी हो गया उसका विशेषण। क्यों? क्योंकि उसके आकार के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन यदि यही कहा जाए कि अंबिका यानी कि कौन लंबी है, तो इसका अर्थ है कि अंबिका लंबी है, तो अंबिका है विशेष्य। ठीक उसी प्रकार जैसे राम चालाक है, तो चालाक हो गया इसका विशेषण और राम हो गया ये विशेष्य, क्योंकि इसी की चालाकी बताई जा रही है। अब आते हैं विशेषण के भेद पर। तो विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण, जो कि गुण, दोष, रंग अथवा स्वाद, आकार, अवस्था इत्यादि को दर्शाता है। उसके बाद होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। वो संख्या यानी कि गिनती का बोध कराता है। अब उसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी कि जो माप, तौल या फिर उसके मात्रा का बोध कराएगा। अब उसके बाद आता है ये परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब है उसके बाद चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण यानी कि उसमें सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। सर्वनाम शब्दों से उसकी विशेषता व्यक्त होती है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब आता है विशेषण के भेदों को सोदाहरण यानी कि उदाहरण से स्पष्ट करना। सबसे पहला होता है हमारा गुणवाचक। गुणवाचक क्या है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, स्वभाव, स्वाद, स्पर्श आदि यानी कि अवस्था इत्यादि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द, ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं क्योंकि वो गुण को बताया जा रहा है उसमें। जैसे कि आशीष मोटा है तो ये उसके मोटापे के बारे में बोल रहा है। जैसे कि संजना की आवाज़ सुरीली है, सुरीली। करेला करवा होता है, ये स्वाद है तो करेला करवा होता है। यानी कि ये सारे शब्द जो हैं वो उसकी विशेषता यानी कि आशीष की, संजना की और करेले की के विशेषता को बता रहा है, इसीलिए इसे हम
गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं, जैसा इसमें लिखा गया है कि आशीष मोटा है, तो आशीष के स्वभाव यानी कि गुण के बारे में बता रहा है। ये मोटा है, मोटापा उसका गुण है। अब है संजना की आवाज़ सुरीली है। सुरीली यानी कि उसके सुनने में प्रिय लगती है, इसलिए उसे सुरीली कहा जाता है। ये भी उसका गुण ही है। अब है करेला कड़वा होता है, तो कड़वा जो है वो उसका स्वाद है कि वो खाने में कैसे लगता है, कैसा उसका स्वाद है, इसीलिए उसे कड़वा कहा जाता है। तो वह मोटा, सुरीला और कड़वा, ये सारे शब्द जो हैं वो गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वो रंग, रूप, स्वभाव, स्वाद, स्पर्श, अवस्था, आकार, प्रकार, गुण, दोष इत्यादि को वो बखान करता है। अब उसके बाद आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कैसे कहते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो ये कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या यानी कि गिनती की ओर संकेत प्रकट करता है, जो संकेत प्रकट करता है वही संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ऐसे शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम के पास 5 रुपये हैं, मोहन ने 500 रुपये लिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं। ऐसी चीज़ों में पैसों की, रुपयों की जो है वो गिनती बताई जा रही है। जैसे कि मेरे पास 10 कपड़े हैं, तो इसमें कपड़ों की गिनती बताई जा रही है। वहाँ पर 10 लोग बैठे थे, तो वहाँ पर लोगों की गिनती है। इसीलिए संख्या का बोध कराते हुए शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और उसके बाद दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि वही ऐसे शब्द जो होते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि गरिमा ने 4 केले खाए, गरिमा ने 4 केले खाए। अब उसके बाद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, जिस ऐसे शब्दों से जिसे अनिश्चितता का बोध होता है उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग जा रहे हैं, तो कुछ लोग, कुछ जो है इसमें वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसका अर्थ ये हो जाता है इसमें कि निश्चित संख्यावाचक केवल निश्चित संख्या का बोध कराएगा। जैसे कि भूकंप में कई लोग मारे गए, खेत में 4 हाथी घुस गए। मेरे पास कहानियों की 2 पुस्तकें हैं, मेरे पास 4 लाल कलमें हैं, तुम्हारे पास 10 किताबें हैं। ऐसी वाक्यों में 10, 4, 5, 3, 2, 1 जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्या का बोध करा रहा है किसी न किसी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को लेकर। तो इसीलिए वो निश्चित संख्या का बोध करा रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, लोगों की, किताबों की, कलमों की। इसीलिए इसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे कि जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कुछ लोग जा रहे थे, आतंकवादियों ने कई लोगों को मार डाला, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, मुझे कुछ रुपए चाहिए, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। ऐसी चीज़ों को हम गिन सकते हैं। इसीलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक का बोध, इसलिए हम इसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक ये एक कारण से और भी है क्योंकि इससे अनिश्चितता का बोध हो रहा है। हमें ये नहीं पता कि कितने लोग मारे गए, हमें बस ये पता चल रहा है कि कुछ लोग मारे गए। इसीलिए इसे हम अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब उसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वे ऐसे शब्द होते हैं कि जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी कि माप, तौल या मात्रा का बोध कराते हैं। तो वे ऐसे शब्द जो होते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कोई शब्द किसी के बारे में हम गिनती कर सकते हैं, क्योंकि वो गिनती इसलिए करते हैं क्योंकि वो गणनीय है यानी कि काउंटेबल है। लेकिन जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं उसे हम अगणनीय कहते हैं, और अगणनीय चीज़ों की हम केवल माप तौल कर सकते हैं। उसकी हम गिनती नहीं कर सकते, केवल वो मेजरेबल होता है, उसे हम मेज़र कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि 2 लीटर दूध दे दो, थोड़ी दही दे दो,
जैसे कि मेरे पास 5 मीटर कपड़े हैं, मुझे 10 मीटर कपड़े और चाहिए, ऐसी ये सड़क जो है वो 400 किलोमीटर है, ऐसी चीज़ों को हम गिनती करते हैं। तो इस दूरी को, चीज़ों को, मात्राओं को मापने और तौलने के लिए जिन भी ये परिमाण का बोध किया जाता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उसके बाद आता है कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के थे। पहला है उसी प्रकार निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें निश्चित परिमाण का बोध होता है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें कि अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसके विस्तार रूप में ये लिखा गया है कि जो शब्द निश्चित परिमाण यानी कि मापतौल या मात्रा का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 4 लीटर, 10 लीटर, 5 मीटर, 600 सेंटीमीटर, 7 लीटर, 5 किलो, 10 किलो इत्यादि शब्दों को के बाद यदि हम संज्ञा और सर्वनाम लगाते हैं तो उस पे संख्यावाचक यानी कि परिमाणवाचक संख्या का बोध होता है। जैसे कि 4 लीटर पानी चाहिए, तो 4 लीटर ये जो है वो एक परिमाण का बोध करा रहा है कि पानी की परिमाणता का बोध कराया जा रहा है इस शब्द में। अब उसके बाद है दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में शब्द ये होता है कि जो शब्द निश्चित मापतौल या परिमाण का बोध कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि थोड़ी चीनी दे दो, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़े दही दे दो, थोड़ी सी चीनी चाहिए, ऐसे शब्दों में हम क्या करते हैं तो परिमाण का बोध कराते हैं। इसीलिए इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। कोई भी निश्चित संख्या या निश्चित परिमाण का बोध नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित परिमाण यानी कि उसके मापतौल का बोध किया जा रहा है, इसलिए हम उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उसके बाद आता है यहाँ पर कि सार्वनामिक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो है वो ये है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर यानी कि पहले आकर उनकी तरफ संकेत करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह घर मोहित का है, वह लड़की मेरी बहन है, ऐसे शब्दों को हम यह और वह करके मोहित जैसे कि सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण इसको इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी सर्वनाम शब्दों से पहले लगकर इसकी यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पहले आता है ये, तथा आकर उसकी विशेषता को बताता है, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण के बाद आता है हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? ये विशेषण और विशेष्य के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन है। प्रविशेषण एक ऐसा शब्द है जो कि हम जानते हैं जैसे कि विशेषण किसी भी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताता है। वहीं दूसरी ओर प्रविशेषण एक ऐसा शब्द है जो विशेषण की ही विशेषता को बताता है, यानी कि जो शब्द विशेषण की एक अधिकतम चीज़ों के बारे में बताता है, उसकी अधिकतर विशेषताओं के बारे में, तो उसे हम विशेषण कहते हैं, यानी कि प्रविशेषण कहा जाता है। हम शाब्दिक अर्थों का प्रयोग करते हुए ये कह सकते हैं कि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वे ही शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अत्यंत, बहुत, काफ़ी, अत्यधिक, अधिक। जैसे कि सीमा रीमा से अधिक सुंदर है, तो अधिक सुंदर तो विशेषण है लेकिन अधिक उसका प्रविशेषण है। जैसे कि वह बहुत बीमार है, बीमार उसका जो है उसकी जो अवस्था है वो है, यानी कि बीमार जो है वो, तो बीमार उसका हो गया विशेषण, और बहुत बीमार अगर हो गया तो बहुत शब्द प्रविशेषण में चला जाता है। जैसे कि अत्यंत परिश्रमी यानी कि परिश्रमी विशेषण है, और अत्यंत शब्द जो है, अत्यंत शब्द एक प्रविशेषण है, यानी कि अत्यंत यानी कि बहुत ज़्यादा। तो अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है, यानी कि अत्यंत हो गया प्रविशेषण। वह बहुत बीमार है तो बहुत हो गया प्रविशेषण। यह काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी हो गया प्रविशेषण। मुझे अत्यधिक धन चाहिए तो ये हो गया प्रविशेषण। अत्यधिक, बहुत, काफ़ी और अत्यंत, ये सारे शब्द जो हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं।
अब कुछ विशेष शब्द ऐसे होते हैं कि हम विशेषण शब्दों को की रचना कैसे करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से विशेषण को बदला जाता है, लेकिन ऐसे शब्दों को विशेषण में कैसे बदलेंगे, तो कुछ इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द चर्चा, चर्चा से विशेषण बन गया चर्चित। अब उसी प्रकार है शास्त्र, तो शास्त्र से बन गया शास्त्रीय। अब है गौरव, गौरव से बन गया गौरवशाली। जैसे कि धन, धन से बन गया धनी। प्यास, प्यास से बन गया प्यासा। तो ये सारे शब्द हैं संज्ञा, और संज्ञा से सर्वनाम से विशेषण को इस प्रकार बदला जाता है। अब आते हैं सर्वनाम की ओर। सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम शब्द विशेषण की ओर किस प्रकार जाते हैं। जैसे कि जो, जैसा, मैं, मेरा, कौन, कैसा, यह, ऐसा, कुछ, कितना, ये सारे शब्द जो हैं वो विशेषण के हैं, और ये सारे शब्द जो हैं वो सर्वनाम के। अब हम आते हैं क्रिया पर, कि क्रिया के शब्दों को विशेषण में किस प्रकार बदला जाता है। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं धातु हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, खेलना, लेकिन उसी शब्दों को किस प्रकार हम विशेषण में बदल देते हैं। जैसे कि पठन एक क्रिया है, पढ़ना, तो उसे हम कैसे बना देते हैं पठित। ये पठनीय, पठित है, तो इसे हम विशेषण कहते हैं पठित को। ये पठन शब्द से इस प्रकार बदला है। अब उसके बाद आता है भूलना, भूलना से शब्द बदल जाता है भुलक्कर में, क्योंकि भुलक्कर शब्द जो है वो विशेषण है। अब उसी प्रकार है देखना, देखना शब्द जो है वो दिखावटी, यानी कि एक दिखावटी से बदला गया है, तो देखना से दिखावटी बन गया। अब उसके बाद आता है बनाना, बनाना जो है वो बनावटी शब्द को निर्मित करता है। उसके बाद एक क्रिया है भागना, भागना जो एक क्रिया है, तो भागना क्रिया से भगौड़ा बना, तो उसे हम कहते हैं विशेषण, यानी कि भगौड़ा शब्द जो है वो एक विशेषण है। अब उसके बाद आता है अव्यय, अव्यय को किस प्रकार हम बदलते हैं। अव्यय की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो कि होता है, जैसे कि आगे, अंदर, नीचे, बाहर, भीतर, पीछे, ऐसे ही शब्दों को हम किस प्रकार विशेषण में बदलते हैं, वो इस प्रकार बदला जाता है। जैसे कि आगे का अगला, अंदर का अंदरूनी, नीचे का निचला, पीछे का पिछला, भीतर का भीतरी, बाहर का बाहरी, ऐसे ही शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं, क्योंकि ये अगला, अंदरूनी, निचला, बाहरी, भीतरी, बाहरी, पिछला, ऐसे ही शब्दों को वो बनाता है, तो इसे हम विशेषण शब्दों की रचना कहते हैं, जो कि संज्ञा से सविशेषण में, सर्वनाम से विशेषण में, क्रिया से विशेषण में और अव्यय से विशेषण में बदल जाता है। उसे ही हम कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण।